नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और इस चैनल पे मैं आपको बी ट्रिपल ई आरजीपीवी सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट सोर्स को डिस्कस कर रहे हैं। और ये मेरा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे मैश एनालिसिस। और मैश एनालिसिस को हम लोग जो सेकंड नाम डिस्कस करते हैं, मैश एनालिसिस का जो सेकंड नाम होता है वो होता है आपके पास मैश करंट मेथड। तो इस लेक्चर में हम लोग मैश करंट मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैश करंट मेथड का आपके पास मेनली काम क्या होता है? किसी भी सर्किट में, क्लोज सर्किट में आपको जब भी करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ब्रांच करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आप किसका मेथड का यूज कर सकते हैं? मैश करंट मेथड का यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने अपने हैंड रिटन नोट से डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसमें आपके पास इन मैश करंट मेथड द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन। ठीक है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, है ना, कौन कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा मैश करंट मेथड में, इन स्टेप्स को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट है, वो फर्स्ट पॉइंट है द होल नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ मैशेस। ईच मैश इज असाइंड अ मैश करंट हैविंग कंटिन्यूअस पाथ। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा, उस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मैशेस की फॉर्म में तोड़ोगे। और मैश आपके पास क्या होता है? मैश आपके पास किसी भी सर्किट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो सपोज ये आपके पास कोई भी सर्किट गिवन है। मान लो ये आपके पास एक सर्किट गिवन है, ये आपके पास सर्किट गिवन, यहाँ पे आपके पास कोई भी वोल्टेज सोर्स गिवन, ये आपके पास मान लो सर्किट गिवन। और इस सर्किट को मुझे क्या करना है? मैश एनालिसिस सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पास सर्किट गिवन होगा, उस सर्किट को आपको नंबर ऑफ मैशेस की फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो मेश आपके पास क्या होता है? मेश आपके पास सर्किट का सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ होता है, जिसको अपन फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये आपके पास नेटवर्क है, और इस नेटवर्क में आपके पास ए, पी, सी, डी, ई, एफ। तो ये आपके पास कंप्लीट मैंने एक सर्किट को डिजाइन कर दिया। और सर्किट में आपके पास यहाँ पे मैंने नेमिंग कर दी। तो अगर मैं किसकी बात करूंगा, लूप की बात करूंगा, तो लूप आपके पास इस सर्किट में 3 लूप डिजाइन होंगे, है ना। फर्स्ट आपके पास लूप होगा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ए। ये आपके पास सर्किट का क्या होगा? कंप्लीट लूप हो गया। और इस कंप्लीट लूप में आप देख रहे होंगे कि आपके पास ये पूरा क्लोज पाथ है। और अगर मैं इसको क्या, किसकी बात कर रहा हूँ, इस सर्किट को, अगर आप इस लूप को आप दो अलग अलग नेटवर्क में भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस छोटे नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, तो ये छोटा नेटवर्क आपके पास सेकंड क्लोज पाथ हो गया, ये फर्स्ट क्लोज पाथ हो गया। सेकंड क्लोज पाथ आपके पास हो गया ए, बी, ई, एफ, ए, ये सेकंड क्लोज पाथ हो गया। और थर्ड क्लोज पाथ की बात करूंगा, तो ये आपके पास थर्ड क्लोज पाथ है, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी, सी, डी, ई, बी। तो ये फर्स्ट क्लोज पाथ, ये सेकंड क्लोज पाथ, ये थर्ड क्लोज पाथ। तो आपके पास अगर मैं किसकी बात करूँ, मैशेस की बात करूंगा, तो मैश आपके पास क्या होगा? मैश आपके पास सेकंड और थर्ड जो क्लोज पाथ है, इसको अपन मैश बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास, अगर मैं इस बड़े सर्किट की बात करूंगा, तो इस बड़े सर्किट को आप फर्दर दो सर्किट की फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। पर लेकिन मान लो मैं छोटे छोटे सर्किट की बात कर रहा हूँ, है ना, अलग कलर से बता देता हूँ। मान लो मैं इस सब छोटे सर्किट की बात कर रहा हूँ, तो इस छोटे सर्किट को आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि इसको फर्दर में और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकता, है ना, इससे फर्दर इसको और नहीं तोड़ सकता, और उसको भी नहीं तोड़ सकता। तो आपके पास किसी भी सर्किट का जो भी सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मैश बोलते हैं, जिसको फर्दर अपन डिवाइड नहीं कर सकते। तो आपके पास ये सेकंड है, ये भी आपके पास एक मैश है। और ये आपके पास जो इक्वेशन जो थर्ड है, वो भी आपके पास एक मैश है। तो सबसे पहले आपको जब भी मैश एनालिसिस की बात करेंगे, तो मैश एनालिसिस में जो भी आपके पास सर्किट गिवन सर्किट होगा, जिस सर्किट में आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले सर्किट में आपको नंबर ऑफ मैशेस की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगी। तो नंबर ऑफ मैशेस कितने हो गए? तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैशेस की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? नंबर ऑफ मैशेस 2 हो गए। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सेकंड आपके पास क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया, द होल नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ मैशेस। तो आपको जो होल नेटवर्क है, उसको नंबर ऑफ मैशेस की फॉर्म में तोड़ना है। सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है? ईच मैश करंट इज प्रेफरेबली ड्रॉन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने मैश डिजाइन किया है, उस मैश में आपको करंट को अज्यूम करना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप वैसे किसी भी डायरेक्शन पे करंट को अज्यूम कर सकते हैं, पर लेकिन अपन जब सॉल्व कर रहे हैं किसी भी मेथड को, तो आपको कुछ थंब रूल बनाना पड़ते हैं। और मेरा थंब रूल क्या है कि आप किसी भी नेटवर्क को जब सॉल्व करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले जो भी आपके पास मैश में आपने डिवाइड किया, तो हर एक मैश में जो आपने करंट डिफाइन किया है, वो किस डायरेक्शन में डिफाइन किया आपने? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्योंकि करंट की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, वो करंट आपको फाइंड आउट करना है, तो करंट आपको अज्यूम करना पड़ेगा।
तो जो करंट है वो आप किस डायरेक्शन में एज्यूम करोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज्यूम करोगे। तो मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे समझा सकता हूँ। तो ये आपके पास सर्किट हो गया। इस सर्किट में मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। तो ये मान लो मैंने इसको इरेज कर दिया, तो ये सर्किट आपके पास था। और इस सर्किट में सपोज ये आपके पास V1 वोल्टेज सोर्स हुआ, ये R1, R2, R3, R4 ये आपके पास रेजिस्टेंस है। अब मुझे करंट अज्यूम करना है, तो ये आपके पास फर्स्ट मैश है, ये आपके पास सेकंड मैश है। तो अगर मैं फर्स्ट मैश की बात करूंगा तो फर्स्ट मैश में मैंने करंट अज्यूम कर लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये रहा आपके पास I1 करंट। और सेकंड मैश में आपने करंट अज्यूम कर लिया अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उस करंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया I2। तो सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है, फर्स्ट पॉइंट था नंबर ऑफ मैशेस की पावर में तोड़ना है। सेकंड आपके पास था कि आपको जो मैश करंट है, मैश करंट आपको डिफाइन करना है, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों मैश में। तो ये आपके पास सेकंड पॉइंट था जिसको मैंने डिस्कस कर लिया है। तो थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है, थर्ड पॉइंट हो गया आपके पास राइट किरचॉफ वोल्टेज लॉ इक्वेशन फॉर ईच मैश। अब आपको केवीएल की इक्वेशन लगानी है हर एक इक्वेशन, हर एक मैश में। तो केवीएल की इक्वेशन लगाना आपको आता ही है। फिर नेक्स्ट अपन पॉइंट पर जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि नंबर ऑफ इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी। सपोज आपके पास अगर दो मैशेस हैं, तो दोनों मैशेस में आपने I1 I2 दो करंट अज्यूम किया है, तो आपके पास दो इक्वेशन बनना चाहिए। अगर मान लो आपके पास तीन अननोन क्वांटिटी है, तीन मैश बन रहा है I1 I2 I3, तो I1 I2 I3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको तीन इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। तो जितनी नंबर ऑफ इक्वेशन है उतने नंबर ऑफ मैशेस है, और उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन की आपको रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आपको उतनी नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। तो number of equation must be equal to number of unknown quantities. Solve the equation by any method and determine the mesh value. अब आपके पास जो भी इक्वेशन मिलेगी उसमें उस इक्वेशन, जितनी भी आपके पास इक्वेशन मिलेगी, उन इक्वेशंस को आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप उन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या फिर मैंने मैट्रिक्स मेथड को डिस्कस किया था, मैट्रिक्स मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन आते हैं। और फाइनली फ्रॉम मैश करंट डिटरमाइन द ब्रांच करंट। तो जैसे ही आपके पास मैश करंट I1 I2 निकल जाएगा, तो I1 I2 की हेल्प से अपन ब्रांच करंट का कैलकुलेशन भी कर लेंगे। तो ब्रांच करंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये आपके पास न्यूमेरिकल से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास एक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इसको अलग से लिख भी दिया नोट करके। नोट करके एक पॉइंट लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास नोट वट एवर मैच टू बी सॉल्व। ठीक है, तो अगर आपके पास जब भी मैच एनालिसिस की बात करेंगे, तो मैच एनालिसिस में आपको केवीएल की इक्वेशन लिखना है। पहले अपन मैच वन को सॉल्व करेंगे, फिर आपके पास मैच टू को सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मैच फर्स्ट के लिए सॉल्व करेंगे, फिर मैच सेकंड के लिए सॉल्व करेंगे। जब मैं मैच फर्स्ट के लिए सॉल्व करूंगा, तो मैच फर्स्ट के लिए मुझे इक्वेशन लिखनी है। जब मैं मैच फर्स्ट के लिए इक्वेशन लिखूंगा, तो मैच फर्स्ट की इक्वेशन जब मैं लिखूंगा, तो आपको क्या अज्यूम करने चलना है कि जो मैच वन का जो करंट है, वो मैच टू के करंट से बड़ा है। ठीक है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। और जब मैं मैच टू की इक्वेशन लिखूंगा, तो मैं मैच टू की इक्वेशन लिखूंगा, तब मेरा अजम्पशन क्या होगा कि मैच टू का जो करंट है, वो मैच वन के करंट से बड़ा होगा। ठीक है, ऐसा करने का रीजन क्या है, मैं आपको अभी समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपके पास अगर मान लो फर्स्ट मैच की बात करें, तो इस मैच में फर्स्ट मैच और सेकंड मैच, फर्स्ट मैच और सेकंड मैच में जो आपके पास कॉमन ब्रांच है, वो आपके पास है बीई ब्रांच। और बी ब्रांच में कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, R3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। जब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट मैच की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट मैच में आपके पास जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो आपके पास जो बी ब्रांच में, बी ब्रांच में आपके पास I1 की जो डायरेक्शन है वो क्या आपके पास डाउनवर्ड है। I1 की डायरेक्शन आपके ऊपर डाउनवर्ड है। और अगर मैं मान लो सेकंड मैश की बात कर रहा हूँ, ये सेकंड मैश है, और सेकंड मैश में भी आपके पास बी ब्रांच आ रही है। तो सेकंड मैश में भी आपके पास जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है, उसके थ्रू जो आपके पास I2 करंट की जो डायरेक्शन है, वो आपके पास कहाँ है, ई से बी की तरफ है, मतलब अपवर्ड है। मतलब ये आपके पास I1 की डायरेक्शन है, ये आपके पास I2 की डायरेक्शन है। तो आपके पास बी ब्रांच में जो भी आपके पास करंट फ्लो हो रहा है, I1 I2 दोनों करंट फ्लो हो रहा है, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो आपके पास जब भी मालूम है कि जब भी आपके पास दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो आपके पास जो रिजल्टेंट होता है वो आपके पास क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा होता है। तो बड़ा माइनस छोटा मतलब क्या हुआ, बड़ा माइनस छोटा मतलब या तो आपके पास I1 माइनस I2 होगा, या तो I2 माइनस I1 होगा। तो आपके पास I1 माइनस I2 कब होगा, जब I1 की वैल्यू I2 से बड़ी होगी। और जब आपके पास I2 माइनस I1 कब होगा, जब I2 की वैल्यू I1 से बड़ी होगी।
तो उसी कंडीशन से कोई कंफ्यूजिंग ना हो, क्योंकि I1 I2 का मैग्नीट्यूड अभी आपको मालूम नहीं है, अभी आपने सिर्फ अज्यूम किया है। तो अपन क्या करते हैं, जब अपन मैश फर्स्ट की बात करते हैं तो मैश फर्स्ट में आपके पास I1 के करंट को I2 के करंट से बड़ा मानते हैं। तो उस कंडीशन में जो बी ब्रांच है, बी ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा आपके पास, I1 माइनस I2 होगी। और डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, जो आपके पास डायरेक्शन होगी, ठीक है, वो डायरेक्शन आपके पास किसकी तरफ होगी, I1 की तरफ होगी, है ना, बड़ा माइनस छोटा, डायरेक्शन बड़े की तरफ। इट मीन्स अगर मैं मैश फर्स्ट की बात करूंगा तो मैश फर्स्ट में आपके पास करंट I1 फ्लो हो रहा है, तो बी ब्रांच में कौन कितना करंट जाएगा, I1 माइनस I2 जाएगा, और डायरेक्शन क्या होगी, बी से ई की तरफ होगी। और जब मैं मैच टू की बात करूंगा तो मैच टू में आपके पास कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो आपके पास जो बी ब्रांच है, बी ब्रांच में कौन सा करंट फ्लो होगा, I2 माइनस I1 करंट फ्लो होगा। जब मैं मैश टू की बात करूंगा, I2 माइनस I1 करंट फ्लो होगा। और जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन किसकी होगी, आपके पास I2 की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन आपके पास I2 की डायरेक्शन होगी। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने अलग से लिख भी दिया है, आपको समझ में आ भी जाएगा। होपफुली मैंने आपको समझा भी दिया है। तो यहाँ पे मैंने आपको उसी पॉइंट एक्सप्लेन किया है कि वॉट एवर मैश टू बी सॉल्व, जोन सा मैश अपन पहले सॉल्व करेंगे, द करेंट इन दैट मैश अज्यूम टू बी ग्रेटर। तो जो करंट है उस मैश पे आपको बड़ा अज्यूम करना है देन अदर मैश करंट के कंपैरिजन में। एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी दैट मैश करंट। और जिस मैश की अपन बात कर रहे हैं उसी मैश करंट की जो डायरेक्शन होगी वही आपके पास मैश करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, मतलब आपके पास अगर आई वन माइनस I2 लेके चल रहा है तो डायरेक्शन आपके पास I1 होगी। अगर आप मैश टू की बात कर रहे हैं तो I2 माइनस I1 लेके चलोगे तो I2 माइनस I1, और डायरेक्शन किसकी होगी आपके पास, I2 की होगी। तो होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और रिवर्स करके भी समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके पास एक न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल है, सॉल्व द नेटवर्क बाय मैश करंट मेथड। तो इस नेटवर्क को आपको मैश करंट मेथड सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस मेथड में यहीं पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस मेथड में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी आपके पास सर्किट गिवन है उस सर्किट को आपको नंबर ऑफ मैशेस की फॉर्म में तोड़ना है। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले सर्किट को नेम दे देता हूँ मैं। ये आपके पास हो गया ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये आपके पास हो गया डी पॉइंट, ये आपके पास हो गया ई पॉइंट, और ये पॉइंट हो गया आपके पास एफ पॉइंट। तो आपके पास इस सर्किट को मैंने नंबर ऑफ मैशेस की फॉर्म में तोड़ लिया। जो आपके पास जो फर्स्ट मैश होगा वो आपके पास क्या होगा, जो मैश फर्स्ट है, मैश फर्स्ट, तो मैश फर्स्ट को यहाँ पे लिख देता हूँ। मैश फर्स्ट होगा आपके पास A B E F A, ये मैश फर्स्ट हो गया। और सेकंड मैश क्या हो गया आपके पास, जो मैश टू है, मैश टू आपके पास हो गया B C D E B। ठीक है, तो ये आपके पास मैश फर्स्ट है, मैश टू है। तो मैश फर्स्ट और मैश सेकंड आपने कैसे फाइंड आउट किया, ऐसा सर्किट जिसको मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। तो आपको समझ में आ रहा है कि इस सर्किट को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, इस सर्किट को भी फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये आपके पास दो मैशेस हो गए। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले जो भी आपके पास मैशेस के बने उस मैश करंट को आपको डिफाइन करना है, वो भी किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपने मैश फर्स्ट मैश करंट I1 अज्यूम कर लिया और सेकंड मैश करंट I2 अज्यूम कर लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको I1 I2 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। जब मैं I1 I2 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूंगा तो आपको दोनों में इक्वेशन में किसकी यूज करना है, केविल की इक्वेशन को अप्लाई करना है। तो जब मैं केविल की इक्वेशन लगाऊंगा तो केविल की इक्वेशन में आपको मालूम है कि साइन कन्वेंशन का आपको यूज करना पड़ेगा, तो उन्हीं इक्वेशन का मैं यूज करूंगा। तो मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया, इसको मैंने आगे भी डिस्कस किया है, जैसे मैं आपको आगे लेके चलता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको I1 I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो वही काम किया मैंने। यहाँ पे आपके पास आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास मैंने लिख दिया, इसको मिटा देता हूँ मैं। इसको मिटा देता हूँ। देखो आपके पास ये मैंने नाम दिया है ना, ABCFED, ये मैंने नाम दे दिया। और यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट मैश में I1 करंट अज्यूम किया है, सेकंड मैश में I2 करंट अज्यूम किया है, वो भी आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फॉर मैश फर्स्ट, मैं मैश फर्स्ट के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैश फर्स्ट के लिए अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैश फर्स्ट का नाम भी लिख दिया मैंने, AFEDA, जो आपके पास फर्स्ट मैश है। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट मैश हो गया। अब आपको क्या अज्यूम करना है कि फर्स्ट मैश का जो करंट है वो सेकंड मैश के करंट से बड़ा है, ये आपको अज्यूम करके चलना है। तो आपने क्या अज्यूम किया, आपने अज्यूम किया है कि I1 इज ग्रेटर देन I2। ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट मैश की मुझे इक्वेशन लिखना है, केवल इक्वेशन लिखना है।
तो आपको जो भी मालूम है कि रेजिस्टेंस में आपको पोलैरिटी सबसे पहले मार्क करना पड़ेगी। तो पोलैरिटी की मार्क करने के लिए आपको करंट की डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, और करंट की डायरेक्शन आपके पास क्लॉकवाइज गिवन है। तो आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो 2 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट है वो आपके पास हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होगा। तो आपने क्या किया, जो फर्स्ट पॉइंट उसको हायर पोटेंशियल में अज्यूम कर लिया, और सेकंड पॉइंट को लोअर पोटेंशियल में अज्यूम कर लिया, क्योंकि करंट हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। और जो बीई ब्रांच है, बी ब्रांच में जो करंट है ना, वो कितना करंट फ्लो होगा आपके पास, वो करंट फ्लो होगा आपके पास I1 माइनस I2। और डायरेक्शन कौन सी होगी, I1 की, और I1 की डायरेक्शन क्या है आपके पास, बी से ई की तरफ, क्लॉकवाइज। तो बी की इसी तरफ मतलब आपके पास ये फर्स्ट टर्मिनल प्लस होगा, सेकंड टर्मिनल आपके पास माइनस होगा। तो ये डायरेक्शन आपको समझ में आ गया। अब इसी डायरेक्शन के हिसाब से मुझे केबल की इक्वेशन को लिखना है। तो जब मैं केबल की इक्वेशन को लिखूंगा तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा सकता हूँ आपको केबल की इक्वेशन। तो मैं मान लो इस सर्किट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ। तो आपने क्या किया, कहाँ से निकले आप, प्लस टर्मिनल से बाहर निकले, तो मैंने लिख दिया प्लस 12 वोल्ट। फिर मैंने माइनस टर्मिनल से बाहर निकला, तो -2 × I1 रेजिस्टेंस और करंट का मल्टीप्लिकेशन। फिर नेक्स्ट अपन किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट अपन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगेन किस पॉइंट से बाहर निकल रहा हूँ, माइनस पॉइंट से बाहर निकल रहा हूँ। तो माइनस, आपके पास करंट कितना है, I1 माइनस I2, रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन मतलब 1। तो 1 × I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। सर्किट आपके पास क्लोज हो गया। तो ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आपने लिखा है 12 माइनस 2 × I1 माइनस 1 × I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। यह इक्वेशन जो मैंने निकाली थी एज इट इज इक्वेशन यहाँ पे लिखी है। इस इक्वेशन को मैं हटा देता हूँ, है ना, जिससे आपको पूरी इक्वेशन सही ढंग से दिख जाए। ये मैंने पूरा हैंड रिटन नोट्स बनाया है। तो नेक्स्ट अपन किसकी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट अपन ये इस इक्वेशन मैंने सॉल्व कर लिया। तो आपके पास इक्वेशन सॉल्व करके हो गया -3 × I1 प्लस I2। 12 को यहाँ पे ट्रांसफर कर दी तो -12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट मैं किसकी बात करूंगा, सॉल्व फॉर मैश इक्वेशन, मैश 2 के लिए सॉल्व करेंगे। तो ये रहा आपके पास मैश 2, ये रहा मैश 2 की नेमिंग भी दे दी मैंने। अब आप क्या करोगे, क्या जूम करोगे, मैश 2 का जो करंट है वो मैश 1 के करंट से बड़ा है ना। ये आपके पास जब भी आप मैश 2 की इक्वेशन लिखोगे तो मैश 2 के करंट को मैश 1 के करंट से आपको बड़ा जूम करना है। तो आपको क्या जूम करना है, I2 इज ग्रेटर देन I1। अब आपको क्या करना है, मुझे पोलैरिटी मार्क करना है। ठीक है, सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, इस ब्रांच की बात करूंगा। ये आपके पास कौन सी ब्रांच थी, बीई ब्रांच थी, ये बीई ब्रांच थी। ठीक है, इस ब्रांच में आपके पास जो करंट है वो आपके पास क्या फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो होगा, I2 माइनस I1 करंट फ्लो होगा, है ना, बड़ा माइनस छोटा। और डायरेक्शन क्या होगी, I2 की होगी, और I2 की डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ। तो करंट आपके पास हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल फ्लो होता है। इट मीन ये हाई टर्मिनल होगा, हाई पोटेंशियल टर्मिनल होगा, ये लो पोटेंशियल टर्मिनल होगा। तो करंट आपके पास हायर से लोअर जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास प्लस, ये माइनस। फिर आपके पास 3 ओम, 3 ओम में आपके पास जो करंट की डायरेक्शन है वो आपके पास क्या होगी, आपके पास करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो आपके पास करंट हायर से लोअर जाएगा। तो इसको मैंने हाई पोटेंशियल, इसको लो पोटेंशियल बोल दिया, इसको हाई पोटेंशियल और इस टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल टर्मिनल बोल दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपके पास सिंपल केबल की इक्वेशन लिखना है। तो केबल की इक्वेशन आप कैसे लिखूंगा, मान लो सर्किट में क्लॉकवाइज ही जा रहा हूँ तो कैसे जाऊंगा, सबसे पहले मैं माइनस से निकल रहा हूँ तो माइनस लगाऊंगा। ठीक है, करंट कितना आपके पास, I2 माइनस I1, और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन करना है, रेजिस्टेंस कितना है 1, तो 1 हो गया। तो 1 × I2 माइनस I1। फिर मैं कहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, अगेन माइनस से बाहर निकल रहा हूँ, तो -3 × I2। करंट कितना फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में, I2 करंट फ्लो हो रहा है। फिर कहाँ से बाहर निकला, माइनस से बाहर निकला, तो -6 इक्वल टू 0। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा और सेकंड इक्वेशन मेरे पास मिल जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ये मैंने इक्वेशन कैसे सॉल्व करी है। ठीक है, इस इक्वेशन मैंने सॉल्व कर दिया। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आप देख रहे हो कि एज इट इज इक्वेशन आपको मिला है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने लिख दिया, ये आपके पास इक्वेशन बन गया। यहाँ पे आपके पास माइनस माइनस प्लस है, ये प्लस ये हटा हुआ है। तो आपके पास हो गया +I1 -4 × I2 इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो चुका है आपके। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करना है। मैं जनरली मैट्रिक्स मेथड का यूज करता हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना पड़ता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह सॉल्व नहीं करना, पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है। तो मैट्रिक्स मेथड मैंने आपको समझाया था, है ना, मैट्रिक्स मेथड में आपको फिर से समझा देता हूँ।
यहाँ पे दोनों इक्वेशन लिख देता हूँ। जो आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, वो आपके पास क्या इक्वेशन मिली थी? आपके पास मिली थी -3 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल टू -12। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। और उसके बाद इक्वेशन सेकंड क्या थी आपके पास? I1 -4 इंटू I2 इक्वल टू 6। ये आपके पास I2 था, ये मतलब इक्वेशन नंबर सेकंड थी। अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड की हेल्प से मुझे किसका मेजरमेंट करना है? I1 I2 का मेजरमेंट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप मैट्रिक्स मेथड का यूज करोगे, तो यहाँ पे आपको तीन क्वांटिटी डिफाइन करना पड़ेगी। फर्स्ट क्वांटिटी आप डेल डिफाइन करोगे, सेकंड क्वांटिटी डेल वन डिफाइन करोगे, थर्ड क्वांटिटी डेल टू डिवाइड करोगे, डेल टू डिफाइन करोगे। ठीक है, डेल आपके पास क्या होगा? जो भी आपके पास सिंपल कोफिशिएंट जो मैट्रिक्स मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे सबसे इस दो इक्वेशन की हेल्प से आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स डिजाइन कर दिया। कैसे? -3 +1 4 मतलब 1 और -4। यहाँ पे आपके पास I1 और I2, यहाँ पे आपके पास -12 और 6। तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स, तीनों मैट्रिक्स को आपने डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट आपके पास है डेल। तो डेल की वैल्यू क्या होगी आपके पास? डिटर्मिनेंट ऑफ जो भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स मिल रहा है। तो -3 1 1 -4, इसका डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आपको डेल दे देगा। नेक्स्ट आपको डेल वन डिफाइन करना है। तो डेल वन आपके पास कौन सा डिटर्मिनेंट होगा? जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को अपन रिप्लेस करेंगे -12 और 6 से। तो -12 और 6 से रिप्लेस कर दिया। सेकंड कॉलम आपके पास एज इट इज होगा 1 और -4। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, ये डेल वन हो गया। और नेक्स्ट अपन को डेल टू की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो डेल टू आपके पास क्या है? सेकंड कॉलम को इस कॉलम से रिप्लेस करना है। तो आपके पास फर्स्ट कॉलम एज इट इज है, -3 और +1 एज इट इज है। 1 -4 को रिप्लेस करेंगे -12 और 6 से। तो ये आपके पास डेल डेल वन डेल टू। और लास्ट में अपन के पास जो इक्वेशन सॉल्व करना है, वो कैसे सॉल्व करोगे आप लोग? आपको सॉल्व करना है, I1 क्या होगा? डेल वन डिवाइड बाई डेल होगा, और I2 क्या होगा? डेल टू डिवाइड बाई डेल होगा। ये सिंपल फॉर्मूले होते हैं। अब डेल वन की वैल्यू आप देख ही रहे हैं, हाँ, मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो ये आपके पास डेल वन रहा। ठीक है, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लिख के आपको बता दिया, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इक्वेशन भी मैंने लिख दी थी, इक्वेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, तो ये आपने डेल वन की वैल्यू सॉल्व कर ली, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया। एज इट इज आपने डेल टू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और डेल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। लास्ट में आपको क्या करना है? I1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो I1 आपके पास हो गया, I1 आपके पास है डेल वन डिवाइड बाई डेल, तो 3.81 रिजल्ट आ गया आपके पास। I2 आपके पास है डेल टू डिवाइड बाई डेल, तो -0.54 आपके पास रिजल्ट आ गया। अब लास्ट में आपको किसका कैलकुलेशन करना है? ब्रांच करंट का कैलकुलेशन करना है। तो ब्रांच करंट आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो अगर जो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ कि आपके पास यहाँ पे कितनी ब्रांच नंबर ऑफ ब्रांचेस बनेंगी। जो क्वेश्चन अपन स्टार्ट किया था, वही उसी क्वेश्चन में वापस लौट के आ रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ जाए। ये आपके पास क्वेश्चन था, और ऊपर लेके चले जाता हूँ। हाँ, ये आपके पास क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में आपके पास तीन ब्रांचेस हैं। ये फर्स्ट ब्रांच हो गई, ये सेकंड ब्रांच हो गई, ये थर्ड ब्रांच हो गई। तो आपको मालूम है इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा? I1। इस ब्रांच में आपके पास I1 करंट फ्लो होगा, इस ब्रांच में आपके पास I2 करंट फ्लो होगा, और इस ब्रांच में या तो आपके पास I1 माइनस I2 फ्लो होगा, या तो I2 माइनस I1 फ्लो होगा। तो जो भी बड़ा माइनस छोटा होगा उसको अपन माइनस कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो वही आपके पास रिजल्ट था, उस रिजल्ट को मुझे निकालना था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ब्रांच करंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आपने I1 I2 निकाल लिया है ना, आपने जो निकाला वही आपके पास I1 I2 निकला है। अब I1 I2 में आप देख रहे हैं कि आपके पास जो I1 था वही फर्स्ट ब्रांच करंट है, तो 3.81 फर्स्ट ब्रांच करंट हो गया। जो I2 था सेकंड ब्रांच करंट है, तो -0.54 सेकंड ब्रांच करंट हो गया। और जो थर्ड ब्रांच करंट है, आपने क्या जूम कर लिया? बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा आपके पास 3.81 बड़ा है, और 0.54 आपके पास छोटा है, तो बड़ा माइनस छोटा कर दोगे तो I1 माइनस I2 करा, और माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। सॉल्व कर दिया, थर्ड ब्रांच करंट आपके पास 4.35 एम्पियर आ गया। तो होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और तो थैंक यू।